एक ऐसी बाइक जिसे जो कोई भी खरीदता है तो उसके परिवार के सदस्य की हत्या होना शुरू हो जाती है। ऐसी ये बाइक बेचते बेचते एक पुलिस इंस्पेक्टर उस बाइक को खरीद लेता है और उसके तुरंत ही बाद पहला हमला उसकी बेटी पर होता है। तो इंस्पेक्टर दास जब इस बाइक की हिस्ट्री निकालता है तो उसे बहुत ही शॉकिंग बातें पता चलती है। तो दोस्तों, अब इस बाइक के पीछे ऐसा कौन सा खतरनाक राज छुपा है जिसकी वजह से लोगों की मौतें हो रही है, और क्या इंस्पेक्टर दास अपने परिवार को बचाते हुए उस किलर को पकड़कर इस पेचीदा केस को सॉल्व कर पाएगा? यही देखेंगे हम आज की क्राइम थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है अंताक्षरी। मूवी की कहानी बहुत ही बढ़िया है और एनिमे डायरेक्टर साहब हमें एक बहुत ही बढ़िया मैसेज देते हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी। फिलहाल ये तीनों रात में टीवी देख रहे होते हैं और तभी उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। तो वो लड़की अपनी माँ से कुछ बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करने के लिए घर से बाहर आती है। ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की के पीछे एक अनजान बंदा आ जाता है और उस लड़की के गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसे पीछे खींच लेता है। शायद वो उस लड़की को मार भी देता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। उस गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेटा और उसकी माँ रहती है। ये बच्चा सुबह सवेरे अपनी नींद से जाकर नदी में स्नान करता है और उसके बाद अपने स्कूल जाता रहता है। अब उसी गांव में अनंत नाम का एक पैसे वाला बंदा भी रहता है, जिसके पास एक बहुत ही शानदार बाइक होती है। उस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि वो कभी ना कभी उस बाइक पर बैठे, इसलिए वो बच्चा हर रोज उस बाइक को देखते रहता है। अनंतन के रास्ते पर आकर उसे लिफ्ट मांगते रहता है, लेकिन अनंतन तो उस बच्चे को देखता भी नहीं। अब यही चीज गांव के दो लोग देख लेते हैं और वो उस लड़के से कहने लगते हैं कि तुम एक कम जाति के लड़के हो, ऐसे में तुम्हें बाइक चाहिए, तुम अपने हैसियत के हिसाब से सपने देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी भाव नहीं देने वाला। अब ये सुनने के बाद उस लड़के को गांव वाले और अनंतन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार तो अनंतन उस लड़के को मार भी देता है उसकी बाइक को छूने के लिए। खैर, वही दूसरी तरफ उस लड़के की माँ खेत में काम करती रहती है और उसी गांव में एक राघवा नाम का बंदा भी रहता है, जिसकी उस लड़के की माँ के ऊपर बहुत ही बुरी नजर होती है। अब ऐसे एक दिन राघव और उसका साथी उस लड़के के घर पर आते हैं और उस लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो लड़का राघवा की आंखों में आंखें डालकर उसे गुस्से से देखने लगता है और ये चीज राघवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उस लड़के का गला पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारे बाप ने भी मेरी आंखों में आंखें डालकर कभी बात नहीं की और तुम्हारी इतनी हिम्मत। ऐसा कहते हुए राघव उस लड़के की चड्डी निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देता है। अब उसके दूसरे दिन जिन गांव वालों ने उस लड़के को निचली जाति का कहा था, वो उनके ऊपर पत्थर फिकवाने लगता है और उन दोनों का मुंह चुप करा देता है। और उसी तरह जब अनंतन उस बाइक पर कहीं पर जा रहा होता है तो वो लड़का अनंतन के रास्ते के सामने आ जाता है, उससे लिफ्ट मांगने लगता है। तो अब यहाँ पर फाइनली अनंतन उस लड़के को अपनी बाइक पर बिठा ही लेता है, लेकिन उस लड़के को अनंतन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लड़का एक पत्थर लेकर आनंद को पीछे से बार बार वार करने लगता है। ये देखकर अनंतन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और वहां पर कहने लगता है कि मैंने इस पागल लड़के की मदद की, लेकिन इसके बावजूद भी इस लड़के ने मेरे ऊपर हमला किया, आप इसे जेल के अंदर डाल दीजिए। लेकिन वहां पर काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की की फाइल को दर्ज ना करवाते हुए उस लड़के को शांति से बिठाकर उससे बात करने लगता है। वो उस लड़के से कहने लगता है कि देखो बेटा, अगर तुमको बाइक से प्यार है ना तो तुम मेहनत करके उस बाइक को खरीद सकते हो, या तो फिर तुम बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ तो तुम हमारे एसआई की तरह रोज इस बाइक पर घूम सकते हो। इस तरह से वो उस बच्चे को शांति से समझाकर उसे वहां से भेज देता है। अब दोस्तों, यहाँ से सीन फिर से बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम दास नाम के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। अब दास के घर के पास ही उन्नी नाम के बंदे की फैमिली रहती है। उन्नी के पास एक पुरानी मॉडल की बाइक होती है और दास को वो बाइक पसंद आने की वजह से वो उसकी बाइक को खरीद लेता है। अब दोस्तों, दास के बारे में बात करें तो दास अपने जॉब में बहुत ही सिंसियर होता है, बिना किसी से रिश्वत लिए वो अपनी ड्यूटी करता रहता है। क्रिमिनल बड़ा हो या छोटा वो किसी की भी केयर नहीं करता। और उसी तरह से दास को अंताक्षरी खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। दास हमेशा अपने स्टाफ से, कातिल लोगों से और अपने फैमिली मेंबर के साथ अंताक्षरी खेलते रहता है। ये खुद गाना गाते हुए उनको भी गाना गाने के लिए कहता है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि दास ने एक लोकल पॉलिटिशियन वासुदेवन के आदमियों को गिरफ्तार करके रखा होता है। तो अब दास के पुलिस स्टेशन में ही एक और हरिहर नाम का पुलिस ऑफिसर होता है,
जो वासुदेवन से रिश्वत लेकर उसके काम करता रहता है, मतलब कि वो उसके फेवर में होता है। तो फिलहाल हरिहर वासुदेवन से रिश्वत लेता है और दास के पास जाकर कहने लगता है कि ये वासुदेवन के आदमी है, आप इन दोनों को छोड़ दो। दास कहने लगता है कि ये दोनों जो कोई भी हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहले इनका एफआईआर दर्ज करो। लेकिन तभी अचानक एक अनजान बंदा दास को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि तुमको अंताक्षरी खेलने का बहुत शौक है ना, तो तुम मेरे साथ अंताक्षरी खेलो। ऐसा कहकर गाना गाने लगता है। तो दास उसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो और कहां से बात कर रहे हो। तो वह स्ट्रेंजर कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा। ऐसा कहकर वो फोन को कट कर देता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन वासुदेवन अपने आदमियों को लेकर दास के घर पर आ जाता है और दास से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम मेरे आदमियों को गिरफ्तार करोगे? मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ ये तुम नहीं जानते। इस तरह से दास को वार्निंग देने लगता है। उसी तरह जाते जाते दास की बेटी को एक स्वीट का बैग देकर वहां से चला जाता है। खैर, अब उसके बाद हमें उन्नी की फैमिली को दिखाया जाता है। इनके बारे में बात करें तो उन्नी की वाइफ का नाम होता है लता और लता ने अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स देकर वो उन्नी के साथ रह रही होती है। अब उससे पहले हस्बैंड से उसे एक बेटा होता है और उसका नाम होता है कार्तिक। उसके बाद लता और उन्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विधु। अब कार्तिक उन्नी का बेटा ना होने की वजह से उन्नी कार्तिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। कार्तिक को म्यूजिशियन बनने का बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन उन्नी कार्तिक को इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा देता है, जिसकी वजह से कार्तिक भी उन्नी को इतना ज्यादा पसंद नहीं करता। वो हमेशा अपनी माँ लता से कहता रहता है कि माँ, क्यों तुमने इस आदमी के साथ शादी की? अगर तुम उन्नी के साथ शादी नहीं करती तो भी बहुत अच्छा होता। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरे पापा की बाइक अपने घर पर ही पड़ी थी, लेकिन उन्नी ने मेरे पापा की बाइक को बेच दिया। किस अधिकार से बेची उसने वो बाइक? वो गुस्से में आकर इस तरह की बातें करता रहता है। खैर, अब इसी दरमियान में डीएसपी का दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। श्रीनिवास की ड्यूटी दास के पुलिस स्टेशन में ही पड़ती है और डीएसपी श्रीनिवास को दास के पास लेकर जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें दास की वाइफ चित्रा को दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह काम करती रहती है। लेकिन वहां का एक डॉक्टर चित्रा को बहाने से इधर उधर टच करता रहता है और ये चीज चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। खैर, अब इसी दरमियान में जब एक दिन दास की बेटी अपने स्कूल से वापस आ रही होती है तो बीच रास्ते में एक स्ट्रेंजर उस लड़की को रुकाकर उससे अंताक्षरी खेलने लगता है। दास की बेटी को वो स्ट्रेंजर नजर तो नहीं आता, लेकिन वो उसको आगे का गाना गाने के लिए कहता है। अब उस स्ट्रेंजर की आवाज सुनते ही दास की बेटी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फौरन अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। लेकिन पीछे से वो बंदा उस लड़की का पीछा करने लगता है अपने हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर, और उसी तरह उस बंदे ने अपने फेस पर एक मास्क भी पहना होता है। अब भागते भागते जब दास की बेटी अपने घर के पास पहुंच जाती है तो वह स्ट्रेंजर उस लड़की के गले में स्टेथोस्कोप डाल देता है। तभी वो लड़की मां कहकर चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज चित्रा सुन लेती है। चित्रा तुरंत ही घबराते हुए अपने घर से बाहर आती है और चित्रा को देखकर वो स्ट्रेंजर उस बच्ची को ना मारते हुए वहां से भाग जाता है। अब उसके थोड़ी देर बाद चित्रा यही बात अपने हस्बैंड दास को बताती है। तो दास जहाँ पर हादसा हुआ था वहां पर जाता है। वहां पर दास को एक मास्क मिलता है जो उस स्ट्रेंजर ने पहना था। अब दास उस कवर को देखकर ये समझने लगता है कि ये कांड उस वासुदेवन नहीं किया हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो वासुदेवन दास के घर पर आया था तो उसकी बेटी को उसने ऐसे कवर में स्वीट देकर गया था। तो अब दास फौरन अपनी बाइक को लेकर वासुदेवन के घर पर पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि वासुदेवन, जो कुछ भी है वो हम दोनों के बीच में है, उसे हम आपस में सुलटा देंगे, लेकिन तुम मेरी फैमिली को इसके बीच में मत लाओ। वासुदेवन कहने लगता है कि तुम ये किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, उसके पीछे मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके बाद दास अपने घर पर आता है तो डीएसपी जयचंद्रन दास को कॉल करता है और उसे डांटने लगता है कि बिना फुल इंक्वायरी किए तुम कैसे उस बड़े आदमी के घर पर पहुंच गए और कैसे तुम उसका शर्ट पकड़कर उससे पूछताछ कर सकते हो। बड़े लोगों के मामले में अपना हाथ डालना बंद कर दो। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है नैना। नैना कार्तिक के घर के बगल में रहने के लिए आई होती है और उसी तरह नैना बात नहीं कर सकती। कार्तिक नैना को देखकर उसे चाहता रहता है। जब भी उसे मौका मिलता वो उसे अपने पास बुलाकर उसे म्यूजिक सुनाता रहता है। अब इसी दरमियान में एक दिन हरिहरन और एक पुलिस वाला बंदा नैना के घर पर आता है उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के लिए। अब नैना के कुछ भी ना बात करने की वजह से वो उसके फादर से कुछ रिश्वत लेकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन का काम कर देता है। अब यहाँ इस तरफ दास उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है जो कुछ दिन पहले एक स्ट्रेंजर ने उसे कॉल किया था और उसे अंताक्षरी गाने के लिए कहा था। फाइनली दास और उसकी टीम उस नंबर को ट्रेस आउट कर लेती है और उसके लोकेशन का पता कर लेती है। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन किसी पोल्ट्री फार्म हाउस में दिखा रहा होता है और दास श्रीनिवास को अपने साथ लेकर वहां पर जाने लगता है। फार्म हाउस जाने के बाद दास को वहां पर वो फोन नजर आता है, लेकिन वहां के लोग दास से कहने लगते हैं कि ये फोन यहाँ पर कैसे आया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है।
शायद किसी ने ये फोन यहीं पर रख कर चला गया होगा। अब वहां से पुलिस स्टेशन में आने के बाद दास श्रीनिवास को बुलाकर कहने लगता है कि क्रिमिनल ने 10 mm का स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करके मेरे बेटे को मारने की कोशिश की। श्रीनिवास, तुम ये बात पता करो कि पास में ऐसे कोई इंसिडेंट हुए थे क्या? मतलब ऐसे स्टेथोस्कोप की वजह से किसी की जान गई थी क्या? ऐसे रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके मेरे पास लेकर आओ। तो इस तरफ जब चित्रा के हॉस्पिटल में वो डॉक्टर नहीं होता तो चित्रा अपने डॉक्टर के केबिन में जाकर उसका ड्राइवर ओपन करती है और चेक करने लगती है कि उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है या नहीं। लेकिन इत्तेफाक से उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप वहीं पर होता है। अब उसके थोड़ी देर बाद जब वो डॉक्टर वहां पर वापस आता है तो वो पहचान लेता है कि कोई ना कोई उसके केबिन में जरूर आया था और उसने ड्रॉवर ओपन करके देखा है। तो वो चित्रा पर शक करते हुए उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब मैं अपने केबिन में नहीं होता हूँ तब यहाँ पर मत आया करो। इस तरह से उसे सबके सामने डांट देता है। खैर, यहाँ इस तरफ श्रीनिवास दास को कॉल करके ये बताने लगता है कि सर, जैसा आपने बताया था उसी स्टैंड में अब तक 2 हत्याएं हो चुकी है। पहली हत्या 2010 में कविता नाम की एक लड़की की हुई थी और दूसरी हत्या 1991 में एनी नाम की एक लड़की की हुई थी। इन 2 केसेस में भी किसी सॉफ्ट मटेरियल का यूज करके गला घोटकर इन्हें मार दिया गया था। सॉफ्ट मटेरियल मतलब स्टेथोस्कोप हो सकता है। सर, अगर और भी पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो शायद ऐसे और भी केसेस मिल सकते हैं। तो उसके बाद दास श्रीनिवास से उन विक्टिम की फैमिली के फोन नंबर्स को हासिल कर लेता है। तो पहले तो दास मरी हुई कविता की फैमिली को कॉल करता है। उसकी माँ के साथ बात करने पर उसे ये बात पता चलती है कि कविता के मरने के बाद कविता के फादर की भी डेथ हो गई। और दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में जो हत्या हुई थी ये उसी लड़की की माँ होती है। उसके बाद दास एनी की फैमिली को कॉल करता है। वहां से भी दास को ये बात पता चलती है कि एनी के मरने के कुछ दिनों बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई थी और उसी तरह पुलिस वालों ने इस केस को एक्सीडेंट केस समझकर उसे क्लोज कर दिया था। अब उसके बाद दास दोबारा से श्रीनिवास को कॉल करता है और ये बात कहने लगता है कि श्रीनिवास, इन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है और वो यह है कि लड़की के मरने के कुछ ही दिनों बाद उसके फादर की भी डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसे और भी केसेस है तो तुम उसे ढूंढ कर निकालो और मेरे सामने पेश करो। तो श्रीनिवास उसी तरह से बहुत सारे केसेस को ढूंढ कर निकालता है और दास के सामने पेश करता है। तो इन सारे केसेस को स्टडी करते वक्त दास को 2 नाम नजर आते हैं और वो 2 नाम होते हैं दिवाकर और दीपिका। दास कहने लगता है कि मैंने इन 2 नामों को कहीं पर देखा है या फिर कहीं पर सुना तो जरूर है, लेकिन कहाँ ये मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसी तरह से दास को ये भी बात पता चलती है कि इनमें से एक केस को डीएसपी जयचंद्रन ने इन्वेस्टिगेट किया था। तो अब दास और श्रीनिवास ये दोनों ही जयचंद्रन के पास पहुंच जाते हैं, ये सोचकर कि शायद वो इस केस में कुछ हेल्प करेगा। लेकिन जयचंद्रन तो उल्टा दास को ही डांटने लगता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट किए हुए केस को तुम दोबारा से ओपन कर रहे हो, ये मेरे इन्वेस्टिगेशन की इंसल्ट है। मतलब तुम समझते क्या हो, मैंने उस केस को बिना इन्वेस्टिगेट किए ही बंद कर दिया। ऐसा कहते हुए जयचंद्रन उल्टा दास पर ही ब्लेम डालने लगता है और उसी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन को फौरन स्टॉप करने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दास की फैमिली की बात थी, उसकी अपनी बेटी का मामला था, तो इसीलिए दास इस इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप नहीं करता। यहाँ दूसरी तरफ कार्तिकी की बहन विधु अपने घर के आसपास अपनी बिल्ली को ढूंढ रही होती है। अब उस बिल्ली को ढूंढते ढूंढते वो एक पुराने घर में घुस जाती है और वहां पर कुछ देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फौरन वहां से अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। अब तभी उसी रास्ते से दास जा रहा होता है और वो उस बच्ची को घबरा हुआ देखकर अपनी बाइक को रोक लेता है। दास उस पुराने घर में जाने लगता है, यही सोचकर कि वो लड़की ऐसा क्या देखकर यहाँ से भाग गई। तो उस कमरे में जाने के बाद ये पता चलता है कि उस कमरे में विधु की बिल्ली मर चुकी है और वो हैंगिंग में होती है। अब दास उस कमरे की तलाशी लेने लगता है और हम देखते हैं कि उसी कमरे में नैना भी छुपी होती है। दास को देखकर वो घबराते हुए वहां से भागने लगती है और दास भी उसका पीछा करता है और बहुत लंबी चेसिंग होने के बाद फाइनली दास नैना को पकड़ ही लेता है और यहाँ पर नैना बेवजह ही चीखने चिल्लाने लगती है। अब उसी रास्ते से 2 कॉलेज के स्टूडेंट जा रहे थे और उनमें से एक स्टूडेंट इस चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और उस वीडियो को इंटरनेट पर डालकर उसे वायरल कर देता है। अब टीवी न्यूज वाले ये कहने लगते हैं कि इंस्पेक्टर दास एक लेडी कांस्टेबल के बिना एक लड़की को गिरफ्तार कैसे कर रहा है। देखिए कैसे पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और ऐसा ही चलता रहा तो पुलिस कहां तक पब्लिक की रक्षा करेगी। अब डीएसपी जयचंद्रन ये चीज देखकर दास को कॉल करता है और उसे खूब डांटने लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट दास के ऊपर इंक्वायरी बिठाती है और टेम्पररी दास को सस्पेंड भी किया जाता है। यहाँ वो पॉलिटिशियन वासुदेवन ऐसे ही मौके की तलाश में था। अब वासुदेवन हरिहरन को बुलाकर उसे रिश्वत देकर नैना से झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए कहता है। तो हरिहरन उसी तरह नैना के पास जाता है और उसके सामने झूठा स्टेटमेंट पढ़कर उस पर साइन करने के लिए कहता है। अब उस स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि दास ने नैना के ऊपर जबरदस्ती अत्याचार करने की कोशिश की और इसी हाथापाई में नैना बहुत ज्यादा जख्मी हो गई। ऐसी बहुत सारी झूठी बातें उसमें लिखी होती है। अब ये सारे स्टेटमेंट सुनने के बाद नैना हरिहरन को कहती है कि
मैं साइन नहीं करूंगी। और दोस्तों तब जाके हरिहरन को यह बात पता चलती है कि नैना बोल भी सकती है, मतलब कि इसे बात करना आता है। बस नैना हमेशा चुप रहती थी, इसीलिए सब लोगों को लगता था कि वो बोल नहीं सकती। अब ये सुनने के बाद हरिहरन नैना को डांटने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है कि वो उस पेपर पर साइन करे। लेकिन तभी हरिहरन की आवाज सुनकर बाहर खड़ी कांस्टेबल अंदर आ जाती है और उल्टा हरिहरन की बातें ना मानते हुए नैना के पास बैठ जाती है। और अब यहाँ पर नैना दास के फेवर में स्टेटमेंट देती है कि इसमें दास की कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस मरी हुई बिल्ली को देखकर वहां से भाग रही थी। यहाँ इस तरफ दास अपने घर पर बैठकर पुराने रिकॉर्ड्स की फाइल्स को चेक कर रहा होता है। तो सारे फाइल्स के रिकॉर्ड को चेक करने के बाद दास को एक शॉकिंग बात पता चलती है और वो उसे कहने लगता है कि श्रीनिवास, मुझ में और मरने वाले लोगों में एक बात कॉमन है और वो है मेरी बुलेट बाइक। 35 सालों में तकरीबन 12 मर्डर्स हुए हैं और इन 35 सालों में जो जो लोग मरे हैं उन सारे लोगों ने मेरी बाइक का यूज किया था। मतलब कि जो कोई भी इस बाइक को यूज करता है तो पहले उसकी बेटी मर जाती है और उसके बाद उसका पिता मर जाता है। अब जैसे वो बंदा मरता है उस बाइक को साइड में रख दिया जाता है, मतलब कि इस बाइक का कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर कुछ महीनों बाद कोई दूसरा बंदा आकर इस बाइक को खरीद लेता है और इत्तेफाक से उसके साथ भी यही घटनाएं होने लगती है। फिलहाल ये बाइक मेरे पास है, लेकिन मेरे से पहले ये बाइक कार्तिक के फादर दिवाकर के पास थी। जब लता ने कार्तिक के फादर को डिवोर्स दे दिया था तब प्रॉपर्टी के साथ साथ दिवाकर ने कार्तिक को अपनी बाइक भी दे दी। लेकिन जब तक ये बाइक दिवाकर के पास थी तब उस वक्त दिवाकर की मौत हो गई। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इस बाइक के ओनर का पता करना होगा, तभी इस केस के बारे में कुछ डिटेल्स पता हो सकती है। इस तरह से दास अनंतन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। अब दोस्तों यहाँ से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जब उस छोटे लड़के ने आनंदन को जख्मी किया था। अब आनंदन उस लड़के पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि पुलिस ने उस लड़के को पनिशमेंट देने की बजाय उसकी काउंसलिंग करके उसे छोड़ दिया। इसलिए आनंदन उस लड़के को सबक सिखाना चाहता है। अब यहाँ पर आनंदन के साथ साथ राघवा भी बैठा होता है। राघवा आनंदन से कहने लगता है कि इसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक सोल्यूशन है। ऐसा कहते हुए राघवा आनंदन को लेकर उस लड़के के घर पर जाता है। तो आनंदन उस लड़के को एक पेड़ से बांधकर उसे बहुत ही बेरहमी से मारने पीटने लगता है और उसी तरह से राघवा उस लड़के के घर में घुसकर एक स्टेथोस्कोप की मदद से उस लड़के की मां के मुंह को बांध देता है और ये दरिंदा उस महिला के साथ गलत काम करता है। अब वो स्टेथोस्कोप उस महिला के गले में फंसने की वजह से वो बेचारी मर जाती है और उसके बाद आनंदन और राघवा उन दोनों को वैसी हालत में छोड़कर अपनी बाइक से वहां से वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो लड़का अपने हाथ पैर खोलकर अपने घर में जाता है और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। अब उसके बाद ये लड़का ठान लेता है कि उन दोनों को जान से मार देगा। वो लड़का एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर आनंदन के घर पर जाने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से तब तक आनंदन राघवा की मौत हो चुकी होती है एक रोड एक्सीडेंट की वजह से। अब ये देखकर वो लड़का जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि उस लड़के को इन दोनों को अपने हाथों से मारना था। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट डे पर दास आनंदन और उस लड़के की कहानी जान लेता है। तो पूछताछ के दौरान दास को यह भी बात पता चलती है कि उस लड़के का नाम था किशोर और वो हादसा होने के बाद किशोर मेंटल हॉस्पिटल में चला गया था अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो वहां से भी भाग गया। खैर अब उसके बाद दास एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाता है और किशोर के बारे में सारी बातें बताता है। किशोर की कहानी जानने के बाद डॉक्टर दास को कहता है कि किशोर राघवा और अनंतन को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन वो उन्हें मार नहीं पाया। उससे पहले उनके एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। तो वो गुस्सा अभी भी किशोर के अंदर बसा हुआ है। इसलिए किशोर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए और अपना रिवेंज लेने के लिए जो कोई भी उस बाइक को यूज करता है उसके ओनर को और उसकी फैमिली को मार देता है। मतलब कि उस बाइक के ओनर में वो अनंतन को देखता है। अब पहले किशोर बाइक यूज करने वाले आदमी के लड़के या फिर लड़की को मार देता है क्योंकि किशोर उस बाइक ओनर को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है उसके अपनों को मार के। उसके बाद किशोर उस बाइक ओनर को मार देता है क्योंकि आनंदन ने और राघवा ने किशोर के साथ भी यही किया था, मतलब कि किशोर की मां को मार दिया था। इसलिए किशोर उस बाइक ओनर को रिवेंज लेने के लिए मार देता है। और दास को अंताक्षरी खेलना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए उसी ने ही दास को कॉल करके अंताक्षरी खेलने के लिए कहा था। खैर अब रात होने के बाद ये सारी बातें दास श्रीनिवास को बताता है। श्रीनिवास दास के घर पर सिक्योरिटी रखने की बात करता है, लेकिन दास इसके लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि किलर मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर जरूर आएगा और अगर मेरे घर पर सिक्योरिटी रहेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कि बाइक मेरे पास है वो मुझ पर जरूर अटैक करेगा और मैं उसी का इंतजार करूंगा। तो इसी तरह से दास हर रोज किशोर का इंतजार करते रहता है। खैर अब इसी दरमियान में जब दास अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है तो तभी अचानक उसके घर के बाहर उसकी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है।
बाइक की आवाज सुनते ही दास फौरन अपने घर के बाहर आ जाता है, लेकिन आसपास देखने पर वहां कोई भी नहीं था, बस उसकी बाइक ऑन थी। अब दास पहचान लेता है कि किशोर उसके घर के पास आ गया है। अब दास किशोर को बुलाने लगता है, सामने आने के लिए कहता है, लेकिन किशोर दास को बिना देखे उसके साथ अंताक्षरी खेलने लगता है और उसी तरह से दास को भी गाने गाने के लिए कहता है और दास भी उसी अंधेरे में उसे ढूंढते ढूंढते उसके साथ अंताक्षरी खेलते रहता है। इसी दरमियान में किशोर दास के घर के पास जाकर उसका दरवाजा तोड़ने लगता है। अब ये जानने के बाद दास जब किशोर के पास आता है तो किशोर दास के सर पर वार कर देता है, जिसकी वजह से दास को बहुत ही बुरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो अपनी फैमिली को याद करता है और दोबारा से उठ खड़ा होता है। और अब यहाँ पर दास और किशोर के बीच बहुत ही जबरदस्त हाथापाई होती है और उस वक्त किशोर ने अपने फेस पर एक मास्क पहना होता है और बहुत ही घमासान फाइटिंग के बाद फाइनली दास उस किशोर के फेस का मास्क हटा देता है। तो अब किशोर फौरन दोबारा से अंधेरे में चला जाता है। दास भी दोबारा से किशोर को ढूंढने लगता है और उसे फौरन बाहर आने के लिए कहता है। बहुत देर होने के बावजूद भी किशोर बाहर नहीं आता। तो अब यहाँ पर दास किशोर से कहने लगता है कि तो मैं तुम्हारी मनपसंद बाइक को जला दूंगा। ऐसा कहते हुए दास अपनी बाइक को जला देता है। तभी किशोर अंधेरे से निकलकर उस बाइक के पास आता है और जलती हुई बाइक को देखकर बहुत ही फूट फूट कर रोने लगता है। वो उस आग को बुझाने की कोशिश भी करता है और गुस्से में आकर दास के ऊपर दोबारा से हमला भी करता है, लेकिन फाइनली दास किशोर को मार के उसे बेहोश कर देता है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लेकर आता है। अब यहाँ पर दास के ऊपर जो इंक्वायरी बैठी थी उसमें दास बेगुनाह साबित हो जाता है और वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद दास किशोर से मिलने के लिए आता है। यहाँ जेल के पास आने पर वो उसे कहता है कि किशोर मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, जेल से छूटने के बाद तुम मेरे फैमिली को छोड़ दो। ऐसा कहकर दास वहां से जा रहा होता है तो किशोर दास से कहने लगता है कि अंताक्षरी में आगे का वर्ड क्या था, और इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी देखकर हमें ये मैसेज मिलता है कि कोई भी साइको किलर खुद से साइको किलर नहीं बनता, उसका साइको बनने के पीछे सोसाइटी का हाथ होता है। हर एक साइको क्रिमिनल और किलर के पीछे कोई ना कोई बात जरूर होती है। उसका पास्ट बहुत ज्यादा डार्क होता है और वही यादें उन्हें खतरनाक काम करने पर मजबूर करती है। और बचपन में बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एक छोटा सा गलत हादसा उनके दिमाग का ट्रॉमा बन जाता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।